हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, सी टेट पर्यावरण की जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज का आज ये दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। दोस्तों, यह चैप्टर प्राथमिक स्तर के बच्चों को पानी संरक्षण की समझ को कैसे विकसित किया जाए, उसके लिए बनाया गया है। तो हम यहाँ बच्चों को पानी संरक्षण के विषय में न बताते हुए दोस्तों, हम परीक्षा के दृष्टि से आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बात बहुत पुरानी है। यह 650 साल पुराना घड़सी सर सर यानी कि तालाब होता है दोस्तों। सर का मतलब तालाब होता है। घड़सी सर एक तालाब की बात कर रहा है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस गढ़सी शहर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस प्रकार बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता, तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाबों में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता दोस्तों। ये महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। जो गढ़सी सर तालाब है, जिसको जैसलमेर के राजा गढ़सी ने बनवाया है, वह तालाब कुछ इस प्रकार बनाया है दोस्तों कि क्रम वाइज 9 तालाब हैं। जो सबसे बड़ा तालाब है, ऊंचाई में भी बड़ा है, वह जब लबालब भर जाता है तो पानी बहकर उससे निचले वाले तालाब में आता है। जब वह लबालब भर जाता है तो उससे पानी भरकर निचले वाले में आता है। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी दोस्तों। पर आज गढ़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बहता है दोस्तों। इस कहानी का मतलब है दोस्तों कि जब बच्चों को हम पानी संरक्षण के विषय में समझ को विकसित करने के लिए चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले एक कहानी को लेते हैं, ताकि बच्चों को हम परिवेशी वातावरण से जोड़ते हुए कुछ नए चीज़ों को बताएं। ठीक है दोस्तों, उसी परिप्रेक्ष्य से कहानी दिया हुआ है दोस्तों। तो कहानी को हम थोड़ा मोटी मोटा जान लिए, एक बार आपको पढ़ के सुना भी दिए। अब आइए महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देखते हैं। आप इस कहानी में कुछ टॉपिक को याद करिएगा दोस्तों, जिसमें 9 तालाबों को गढ़सी ने बनवाया था। वह कहाँ का रहने वाला था? जैसलमेर का राजा था। और यह जो तालाब बना है दोस्तों, यह 650 साल पुराना था। इन सब चीज़ों को दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो थोड़ा इस पे भी आप फोकस करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया दोस्तों, इसको जरूर नोट करिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे, उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं दोस्तों। यह परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि अल बरूनी किस देश से आया था, तो उसका नाम होगा दोस्तों उज्बेकिस्तान। इसको आप नोट कर लीजिए। कहते हैं
अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी। ठीक है दोस्तों, अल बरूनी जो था वह इस बात को ज़्यादा ध्यान देता था कि जो उसके देश से चीज़ें अलग लगती थी, उसको ज़रूर लिखता था। चलो देखते हैं अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखता है, जो ऊपर आप कहानी पढ़े हैं दोस्तों, गढ़सी सर तालाब की। उसके बारे में अल बरूनी ने क्या कहा है, उसको आपको जानना है। आइए देखते हैं क्या कहता है गढ़सी सर तालाब के बारे में। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। पॉइंट को नोट करते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े-बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग-अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती है दोस्तों। जो गढ़सी सर तालाब है दोस्तों, उसके बारे में अल बरूनी ने इतनी बातें कही हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी ही बातों को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों। अब तो ऑनलाइन में 2-4 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं। कौन सा कथन सही है, तीनों सही है, एक सही है, इस प्रकार के दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर नोट करिए और इस पॉइंटों को ज़रूर याद करिएगा जो अल बरूनी ने बताया है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षक संकेत उसी कहानी को सुनाकर बच्चों में क्या-क्या मदद की जा सकती है ताकि उनको पानी संरक्षण के विषय में समझ हो। तो वही दिया है शिक्षक संकेत। आइए देखते हैं किस तरह से बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। बच्चों को बताएं कि अल बरूनी की किताब किस तरह से इतिहास के बारे में जानने में मददगार है। ऐसे ही अन्य इतिहास के स्रोत जैसे इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र आदि के बारे में चर्चा करें। उज़्बेकिस्तान को संसार के नक्शे में ढूंढने में बच्चों की मदद करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक बनते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर नोट करिएगा कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे और किस तरह से नई-नई चीज़ों को सिखाएंगे। इसके आधार पर आपके भी अंदर एक समझ होगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको भी आप नोट करते चलिएगा। बुध-बुध की कीमत कह रहा है दोस्तों, राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। तो ये जैसलमेर की बात कर रहा है दोस्तों, इसको याद करना है कि जैसलमेर के अलावा ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम बारिश होती है। उसी जैसलमेर के बारे में बता रहा है दोस्तों कि जहाँ बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, वहाँ भी गाँव में पानी की कमी क्यों नहीं होती है, उसके बारे में बता रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि पानी का संरक्षण कैसे होता है जिससे कमी नहीं होती है जैसलमेर के गाँव में। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैसे पानी को संरक्षण किया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ ये मकान बना है, इसके छत पे चारों तरफ बाउंड्री है। जब बरसात होती है तो इस छत से आप देख सकते हैं कि एक पाइप आ रहा है और इस टैंक में लगा है जो नीचे कुआं बना है दोस्तों। तो जब बारिश होती है तो इस पाइप के द्वारा यह पानी इस टैंक में आता है और आप देख सकते हैं कि इस टैंक में से पानी बाल्टी के द्वारा निकाला जा रहा है इस महिला द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से राजस्थान के जैसलमेर में जो गाँव हैं वहाँ पानी की कमी नहीं होती है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये तालाब है जो सीढ़ीदार है। तालाब को बावड़ी भी कहते हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखा है, तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है?
इस चित्र को देखकर क्या तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं? पानी ऊपर से नीचे की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। इस बावड़ी को दोस्तों सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये परीक्षा में आ चुका है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ है दोस्तों, आइए देखते हैं। लिखा है दोस्तों, आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नवला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरा होती है। उत्तराखंड के ये फोटो देखो, पानी से जुड़े कई रिवाज और त्योहार, जश्न, कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल होता है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पानी से जुड़े कई रिवाज और त्योहार एवं जश्न मनाए जाते हैं। ऑप्शन में राज्यों का नाम दे देगा दोस्तों, तो आप उत्तराखंड राज्य को टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये पानी के खुशी के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे तरफ से जरूर पूछ सकता है, क्योंकि सीटेट हर साल कुछ नए नए क्वेश्चन को ऐड करता है। बाकी 80% रिपीटेड क्वेश्चन को ही देता है, जिसको मॉडिफाई करता है, कुछ शब्दों को चेंज करता है, प्रश्न पूछने के तरीकों में बदलाव करता है, और बाकी कुछ नए क्वेश्चनों को ऐड करता है दोस्तों। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन की उम्मीद हो सकती है कि पानी से जुड़े रिवाज कहाँ मनाए जाते हैं, तो आप उत्तराखंड को ट्रिक करिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं आगे। आगे यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब में जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही जिंदगी जुड़ी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है कि जब किसी की शादी होती है, एक नई दुल्हन आती है, तो वह सबसे पहले क्या करती है, जहाँ पानी के स्रोत होते हैं सबसे पहले वहां जाकर वह माथा टेकती है और पूजा अर्चन करती है। और आजकल आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, तो इसलिए शहरों में नई दुल्हन क्या करती है कि नल के सामने ही पूजा करती है दोस्तों। उसी को दिया है, कहीं न कहीं जिंदगी जुड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको भी नोट करिएगा। जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वाले ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ियों को भुला दिया गया है दोस्तों। इसके कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कहावत कही जाती है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है कोई। उसी की बात कर रहा है दोस्तों कि 1986 के समय जोधपुर के आसपास इलाकों में सूखा पड़ गया था। तो जब सूखा पड़ गया दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों कि सूखे से पहले जब वहाँ पानी की उपलब्धता थी, तब वहाँ के लोग ध्यान नहीं दिए बावड़ियों पे। और जब सूखा पड़ गया तो उनको पानी की जरूरत पड़ी, तो मोहल्लों वाले ने मिलकर उस बावड़ी से 200 ट्रक कूड़ा निकाला। मतलब उस बावड़ी के अंदर जो भी कूड़े करकट हो गए थे उसको साफ किया।
और आपस में चंदा भी लगाए और इस तरह से अपने पानी का इंतजाम किया। लेकिन कुछ साल बीतता है दोस्तों, तो वहाँ फिर क्या होता है कि बारिश हो जाती है और बारिश से लोगों को पानी की कमियां दूर हो जाती है और पानी की परेशानी कम हुई, तो फिर से बावड़ियों को भुला दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए वह कहावत हम आप लोगों को सुनाए हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं दोस्तों। ऑफलाइन का तो जितना भी पेपर हुआ है लगभग हम 2016 के बाद कई बार दे चुके हैं, और ऑनलाइन का हमने सभी पेपरों को एक बार देखा है। उसके बाद हम यह चैप्टर को पढ़ा रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। क्या सूखने की कुछ वजह ये हो सकती है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न एकदम हूबहू इसी को उतार के ऑफलाइन में हमने पढ़ा है, बनाया गया है दोस्तों। प्रश्न था कि पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उसमें पानी था। तो कुएं की सूखने की वजह हो सकती है, और उत्तर में ये सब ऑप्शन दिया था दोस्तों। पहला ऑप्शन है, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। यह बात सही है। तालाब जिसमें पानी इकट्ठा होता है अब नहीं रहे। ये भी बात सही है दोस्तों, क्योंकि तालाबों को ऊपर हम आपको बता चुके हैं कि तालाबों को लोग भूल गए हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है दोस्तों। ऐसा अनुभव आप अपने परिवेश में कर रहे हैं कि जहाँ पेड़ रह रहा है उसके चारों तरफ पक्का बना दिया जा रहा है दोस्तों, चबूतरा। ठीक है दोस्तों, तो यही 3 पॉइंट उस ऑप्शन में दिए थे, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। आगे महत्वपूर्ण बिंदु आ गया दोस्तों, इसको आप जरूर नोट करिएगा। यह एक दकड़ी माई है, उनकी कहानी है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम एक संस्था ने दकड़ी माई की मदद कैसे की। दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तरुण भारत क्या है? ठीक है दोस्तों, तो यह एक संस्था है, और यह संस्था क्या करती है दोस्तों, यहाँ लिखा है कि वे लोगों बुजुर्गों से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत भी करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं दोस्तों। तो ये तरुण भारत संघ का कार्य है, इसको जरूर नोट करिएगा। और इन्होंने दकड़ी माई की मदद कैसे की, आइए इसको भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दकड़ी माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इसको भी पूछ सकता है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करती हैं दकड़ी माई, तो वह है अलवर। इसको भी नोट करिएगा। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दकड़ी माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। दकड़ी माई ने पहल की कि एक तरुण भारत संघ नाम की संस्था है, उससे मिलिए और तालाब बनाइए ताकि पानी की समस्याएं कम हो। आगे देखते हैं। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर बेचते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो एक बूढ़ी हैं दखड़ी माई, उनके पहल से, जिन्होंने तरूण भारत संघ के साथ पहल की और गांव के लोगों को जागृत किया और उस संस्था से मिलकर एक नए तालाब का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। और यह चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है दोस्तों पानी के प्रयोग। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु को ही देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। इसका मतलब है दोस्तों कि आयशा देखती है कि जब उसे पानी में अंडे उबालने के लिए कहा जाता है, तो उसके पिता ने कहा कि उसमें थोड़ा नमक भी डाल देना। तो नमक डालते वक्त उससे ज़्यादा नमक गिर जाता है उस पानी में, और वह देखती है कि जो अंडे तली में बैठे थे, नमक डालने से वह थोड़ा ऊपर आ गए। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, वैसे वैसे उसमें वस्तु तैरने लगती है दोस्तों। तो आइए उसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मृत सागर की बात कर रहा है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है दोस्तों। यह परीक्षा में पूछ चुका है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होते हैं दोस्तों। यह प्रश्न स्टेटमेंट के सवालों में भी पूछता है। इसको बहुत बारीकी से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, इसी तरह नमक के पानी में तैराया था दोस्तों। उसमें ज़्यादा नमक डालकर जब वह पानी ज़्यादा नमकीन हो गया तो उसमें नींबू तैरने लगा। आप ऊपर अंडे की कहानी पढ़ चुके हैं और देख सकते हैं यह चित्र है, तैरते हुए जा रहा है दोस्तों। और आपको एक चीज़ बता दें दोस्तों कि जितने भी सागर महासागर हैं सबका पानी नमकीन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नमकीन जब पूछता है दोस्तों तो वह मृत सागर है। और इसी कारण इसे मृत सागर का नाम दिया गया दोस्तों कि इसमें ज़्यादा नमकीन होने की वजह से लोग तैरते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कि उस पे तैर के जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं एकदम सोते हुए, इसीलिए मृत सागर कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। और इसमें अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों दांडी यात्रा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं यह घटना 1930 की है। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सन को आप जरूर याद रखिएगा। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ें के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर रह जाते हैं दोस्तों। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न भी बन रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं।
दांडी यात्रा की कब शुरुआत हुई? 1930। आगे क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि गांधी जी का कहना था, जो चीजें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? इस प्रकार से स्टेटमेंट देखकर पूछ सकता है दोस्तों कि यह किसने कहा है। तो आप गांधी जी को ट्रिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। आप वीडियो को एक बार पूरा देख के ही परीक्षा हाल में जाइएगा दोस्तों। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 को लेकर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।